प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और सही प्रकार से अपना अध्ययन कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के विषय में मैंने आपको पहले सूचित किया था। इस वर्ष हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जो है उसको परिवर्तित कर दिया गया है। जो हमारी नई संस्कृत की पाठ्य पुस्तक लगी है उसका नाम है शारदा संस्कृतम, जिसका कि ये ऊपर चित्र दिया भी गया है, शारदा संस्कृतम। आज हम अपनी इसी पुस्तक के विषय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम अब आज अपना पहला पाठ। तो ये हमारे पहले पाठ के साथ में चित्र दिया गया है। तो हमारा जो पहला पाठ है उसका नाम है एहि स्मरामः। क्या है हमारे पहले पाठ का नाम? एहि स्मरामः। तो आइए देखते हैं हम अपने पाठ के बारे में। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्वरों के विषय में और व्यंजन के विषय में बताया था। वो सामान्य रूप से बताया गया था। आपका जो नया पाठ है एहि स्मरामः, इस पाठ में आपके पास स्वरों एवं व्यंजनों के विषय में विस्तृत रूप से, विस्तार से बताया गया है कि कितने प्रकार के स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, उनके कितने कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन सब के विषय में आपके इस पहले पाठ में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले आप ऊपर ये पंक्ति देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्वराणाम भेदत्रयम्। स्वराणाम अर्थात स्वरों के, भेद त्रयम् अर्थात तीन भेद होते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? तीन प्रकार के। संयुक्त स्वरोपी दीर्घ एव मन्यते। संयुक्त स्वरूपी, संयुक्त स्वरः अपि, कि संयुक्त स्वर भी दीर्घ एव मन्यते, दीर्घ ही माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए इसके नीचे देखते हैं, स्वरों के भेद देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है? ह्रस्व। सबसे पहले क्या होता है? ह्रस्व। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। क्या अर्थ होता है? छोटा। तो ह्रस्व स्वर। उसके बाद दूसरा भेद क्या है इसका? दीर्घ स्वर। दूसरा भेद क्या है? दीर्घ स्वर। और उसके बाद अगला तीसरा स्वर क्या है? तीसरा भेद क्या है इसका? प्लुत। क्या है? प्लुत। समझ गए? ह्रस्व स्वर। सबसे पहले क्या देखते हैं हम अपने? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? अ, इ, उ, री और री। ये जो आप री देख रहे हैं, ल के पैर में री, संस्कृत में ये एक अतिरिक्त स्वर होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बार जब मैंने स्वरों और व्यंजनों के विषय में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में एक अतिरिक्त स्वर होता है। वो क्या होता है? ये री। समझ गए? तो कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5। अ, इ, उ, री और री। ये कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं ये 5। चलिए आगे देखते हैं दीर्घ। अब जो दीर्घ है, दीर्घ 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो है सामान्य दीर्घ और दूसरे क्या होते हैं? संयुक्त दीर्घ। समझ गए? दूसरे क्या होते हैं? संयुक्त दीर्घ। तो सबसे पहले दीर्घ जो सामान्य दीर्घ होते हैं, वह दीर्घ कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। ठीक है ना? जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ठीक है ना? लेकिन इनको बड़ा आ नहीं, इनको क्या कहा जाता है? इनका उच्चारण किया जाता है आ, ई, उ और री। समझ गए? ये क्या है? सामान्य दीर्घ। इसके बाद अगला भेद जो है इसका, वो क्या है? संयुक्त दीर्घ। तो आप देखते हैं कि संयुक्त क्या होते हैं। ठीक है, जो संयुक्त होते हैं उसके अंतर्गत क्या आते हैं? 4 वर्ण आते हैं, ए, आई, ओ, औ। इनको संयुक्त क्यों कहा जाता है? और जो आगे हमने पहले पढ़े हैं दीर्घ, इनको दीर्घ क्यों कहा जाता है? आइए अब इसके विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा जो दीर्घ, तो आ, इसको दीर्घ क्यों कहा जाता है? ह्रस्व मतलब छोटा, जिसमें कि एक ही वर्ण होता है। ठीक है ना? वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। लेकिन जिनमें 2 वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ। वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ। तो इसमें देखेंगे जो आ है, ये आ किससे मिलकर के बनता है? छोटा अ और ह्रस्व अ और ह्रस्व अ, दोनों ह्रस्व अ मिलकर के क्या बनता है? दीर्घ आ बनता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है? आ, अ प्लस अ, अग्रे अ मिलकर के क्या बन जाता है? आ। समझ गए? ऐसे ही जो ई है, ठीक है ना, ई कैसे बनती है? छोटी ई अग्रे छोटी ई मिलकर के क्या बन जाता है? दीर्घ ई। ठीक है ना? ह्रस्व इकार प्लस ह्रस्व इकार दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? दीर्घ इकार, दीर्घ ई बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही ऊ में भी होता है ह्रस्व ऊ और
ह्रस्व उ मिलकर के क्या बन जाता है, दीर्घ उ। समझ गए, ये हो गया दीर्घ। ऐसे ही जो संयुक्त है इसमें जो ए है, ये जो आपको ए दिख रहा है ऊपर, ए ऐनक वाला, ए किससे बनता है, अ और ई मिलकर के क्या बनता है, ए। अ और ई मिलकर के क्या बनता है, ए। इसमें भी 2 वर्ण हो गए। आगे अ और क्या होता है, ए। अ और ए मिलकर के क्या बन जाता है, आई। आई फॉर ऐनक वाला है ना, आई से ऐनक। इसके बाद आता है ओ। अ और उ मिलकर के क्या बनता है, ओ। और अ और ओ मिलकर के क्या बनता है, औ। अ और ओ मिलकर के क्या बनता है, औ। समझ गए, तो ये हो गया हमारा संयुक्त दीर्घ भी। समझ गए, अब पता लग गया आपको दीर्घ क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें 2 वर्ण होते हैं। ठीक है ना, जैसे अ और अ मिलकर के आ बनता है। और संयुक्त में क्या होता है, संयुक्त में क्या होता है, आ, ये अ अगरे, ई मिलकर के क्या बनता है, ए, आई, ओ और औ। ये क्या हो गए हमारे संयुक्त दीर्घ। समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं हम प्लुत के ऊपर। प्लुत अर्थात जहां पर किसी एक अक्षर का बड़े जो देर तक आवाज उच्चारण किया जाता है। ठीक है ना, जैसे किसी दूर खड़े व्यक्ति को आवाज लगाते हैं ना कि आगच्छ कृष्ण, दूर खड़े व्यक्ति को बोलते हैं तो एक स्वर को बहुत लंबा खींचा जाता है, वो क्या होते हैं, प्लुत स्वर। ठीक है, तो प्लुत स्वर कौन से हैं, आ। ठीक है ना, आप कहेंगे आ तो हमने दीर्घ में भी पढ़ा था, लेकिन प्लुत जो स्वर होते हैं आ, उसके पीछे क्या लगा, ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं तीन। ठीक है, त्रिमात्रिक का चिन्ह है ये। ह्रस्व होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं, जो दीर्घ होते हैं वो द्विमात्रिक होते हैं, और जो प्लुत होते हैं वो क्या होते हैं, 3 मात्रिक होते हैं। तो इसके पीछे ये 3 का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, त्रिमात्रिक है। तो ये क्या है, प्लुत स्वर है। समझ गए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या हो गए, ये क्या हो गए हमारे प्लुत हो गए। अर्थात जो दीर्घ और संयुक्त दीर्घ दोनों मिलकर के यदि इनके पीछे 3 का चिन्ह लगा होगा, यदि ऐसा इनके पीछे ये लिखा होगा, त्रिमात्रिक का यदि चिन्ह लगा होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, प्लुत स्वर कहलाएंगे। समझ गए, तो हम अपने स्वरों के विषय में पढ़ लिया। स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और री। दीर्घ के कितने भेद होते हैं, दीर्घ के 2 भेद होते हैं, एक तो होता है दीर्घ और एक क्या होते हैं, संयुक्त। ठीक है, दीर्घ में कौन कौन से आते हैं, आ, ई, उ और री। और संयुक्त में कौन से आते हैं, ए, आई, ओ और औ। समझ गए। और जो प्लुत होते हैं, प्लुत में कौन से आते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये 3 के पीछे जो 3 का चिन्ह है, ये क्या होता है, त्रिमात्रिक का प्लुत का चिन्ह होता है। समझ गए, तो ये हो गया हमारा स्वरों के भेद, ये हमने पढ़ लिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम। स्वरों के बाद आते हैं अयोगवाह। हिंदी में आपने पढ़े हैं ना, अंग अह पढ़ा है ना, हिंदी में आपने अंग अह पढ़ा होगा ना। तो संस्कृत में क्या कहते हैं उनको, अयोगवाह। आगे नीचे लिखा हुआ अयोगवाह, अर्थात अयोगवाह क्या होते हैं, 2 जो स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो 2 वर्ण हो वो किस में आते हैं, अयोगवाह में आते हैं। पहला है अनुस्वार, अंग, आपने देखा ना, अ, उसके बाद जो बिंदी, ये जो बिंदी क्या होती है, ये क्या कहलाती है, अनुस्वार। ये बिंदी क्या कहलाती है, अनुस्वार। ठीक है ना, जैसे ह के ऊपर जो बिंदी है हंसः, क के ऊपर जो बिंदी है कंसः, संस्कृति के ऊपर जो बिंदी है स के ऊपर संस्कृति। ठीक है, संस्कृतम, स के ऊपर फिर बिंदी दिख रही है, ये क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, संस्कारः, स के ऊपर फिर बिंदी है, ये क्या है, अनुस्वार है। ये क्या कहलाते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार किसके अंतर्गत आते हैं, अयोगवाह। अनुस्वार को क्या कहा जाता है, अयोगवाह। ऐसे ही एक दूसरा है विसर्ग, क्या है, विसर्ग। ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो पीछे 2 बिंदु लगे होते हैं ना, अह, अ के पीछे 2 बिंदु पीछे लगे होते हैं ना, अह, इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह। इसको वैसे क्या कहते हैं, विसर्ग, लेकिन ये किसके अंतर्गत आते हैं, अयोगवाह। तो अब हमारे पास क्या होगा, अयोगवाह 2 वर्ण होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है ना, जैसे बालकः, ठीक है ना, रामः, देवः, लताः, मुनिः, साधुः। इनके पीछे जो ये विसर्ग लगे हुए हैं, ये क्या है, ये जो पीछे 2 बिंदी लगी हुई हैं, ये क्या है, विसर्ग हैं। इनको क्या, इसलिए इनको क्या, अनुस्वार और विसर्ग ये क्या होते हैं, 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम अपने व्यंजनों की ओर। आगे कहते हैं कि मुख्य रूपेण, ये पंक्ति को पहले पढ़ेंगे हम, कि मुख्य रूपेण व्यंजनानाम अपि
भेदत्रयम्, कि मुख्य रूप से व्यंजनों के भी 3 भेद होते हैं। जैसे ऊपर स्वर के 3 बताए थे ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ऐसे ही जो व्यंजन होते हैं इनके भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्पर्श। क्या होता है? स्पर्श। दूसरा क्या होता है? अंतस्थ। दूसरा भेद कौन सा होता है? अंतस्थ। और तीसरा भेद कौन सा होता है? ऊष्म। तीसरा भेद कौन सा होता है? ऊष्म। समझ गए आप? व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। सबसे पहले देखते हैं हम अपने स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण के अंतर्गत हमारे 5 के 5 वर्ग आते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, ये 5 के 5 वर्ग हमारे किस में आते हैं? स्पर्श वर्णों में आते हैं। कवर्ग मतलब क ख ग घ ङ, चवर्ग मतलब च छ ज झ ञ, टवर्ग मतलब ट ठ ड ढ ण, तवर्ग मतलब त थ द ध न, पवर्ग मतलब प फ ब भ म। ठीक है, ये हमारे जो 5 वर्ग हैं, ठीक है, ये जो 25 वर्ण हमारे इसके अंतर्गत आए हैं, ये किस में आते हैं? हमारे स्पर्श वर्णों में। स्पर्श व्यंजन कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। चलिए अब देखते हैं दूसरा भेद। दूसरा भेद कौन सा है? अंतस्थ। कौन से हैं? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? य, व, र और ल। ये 4 वर्ण, ये 4 व्यंजन क्या होते हैं हमारे? ये 4 व्यंजन क्या कहलाते हैं? ये 4 व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ। समझ गए? चलिए अब तीसरा भेद देखते हैं हम। तीसरा भेद क्या है? ऊष्म। ऊष्म किसे कहते हैं? श, श, स, ह। ठीक है, तीनों प्रकार के श और ह। ठीक है, नीचे एक, इसके नीचे पुस्तक के नीचे आप एक लिखा हुआ आलोक, एक पंक्ति लिखी हुई, एक पंक्ति लिखी हुई है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, कि सर्वे व्यंजन वर्णाः मूल रूपेण हलन्ताः, कि जो व्यंजन मूल वर्ण होते हैं, जो सारे के सारे व्यंजन वर्ण होते हैं, वह क्या होते हैं? मूल रूप से हलंत होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब मैंने आपको स्वर व्यंजन पिछली वीडियो में पढ़ाए थे, मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। ठीक है ना, यदि उनको एक क को बोलने के लिए क हलंत के साथ साथ अ का भी उच्चारण होता है, तब जाकर के वो क ऐसा उच्चारण किया जाता है। तो इस पंक्ति का अर्थ वही है कि भाई जो व्यंजन होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं? हलंत होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग मैंने आपको लिख के दिखाया था ना, कि क के नीचे हलंत, ख के नीचे हलंत, ये आपने देखा था ना सब। तो ये क्या होते हैं? हमेशा अपने आप में अधूरे होते हैं, हलंत होते हैं। आगे कहता है कि परम यदा व्यंजनेन सह स्वरस्य मेलनम भवति, कि परंतु यदा मतलब जब, व्यंजनेन सह व्यंजन के साथ स्वरों का मेलनम भवति, स्वर का मिलन होता है, तदा अर्थात तब हलंतस्य चिन्हम अपगच्छति, तब हलंत का चिन्ह चला जाता है। समझ गए? ये जो क हलंत है, जैसे मान लीजिए यदि इसके साथ अ मिला दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, और नीचे जो हलंत का चिन्ह है वो वहां से हट जाएगा। ठीक है ना, यदि आपको कोई भी वर्ण दिया जाता है, जैसे मान लीजिए प, तो ये प क्या है? अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है? प हलंत और उसके साथ अ है। समझ गए? ख दे दिया तो ख क्या है? अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसके अंदर कौन कौन से 2 वर्ण मिले हुए हैं? ख हलंत है और उसके साथ अ है। ठीक है, इस पूरी पंक्ति का अर्थ क्या है? कि सभी जो व्यंजन वर्ण होते हैं वह मूल रूप से क्या होते हैं? हलंत होते हैं। समझ गए? और लेकिन जब इन व्यंजनों का स्वरों के साथ मेल होता है तो नीचे से जो हलंत होता है वह हट जाता है। समझ गए? चलिए, ये हमने अपना स्वरों के विषय में पढ़ लिया ऊपर, उसके बाद हमने व्यंजनों के विषय में पढ़ लिया। अच्छा, आइए अब आगे देखते हैं कि मुख्याः संयुक्त व्यंजन वर्णाः यदा अर्थात जब द्वयोः व्यंजन वर्णयोः, कि 2 व्यंजन वर्णों का मेलनम क्रियते, मेलन किया जाता है, तदा संयुक्त व्यंजन वर्णः भवति, तब क्या होता है? संयुक्त व्यंजन मिलकर के वर्ण बनाते हैं। ठीक है, जैसे क्षत्रज्ञ, आपके हमने हिंदी में ये भी पढ़ा है, तो वो क्या कहलाते हैं? ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले कहते हैं क्ष। जो क्ष है ये हमारा 3 अक्षरों से मिलकर के बनती, क हलंत, उसके साथ श षटकोण वाला और उसके साथ अ, क्ष, तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? क्ष। समझ गए? तो इससे बनने वाले शब्द हैं जैसे क्षमा,
क्षणिकः, क्षयः, क्षत्रपतिः, क्षत्रियः। समझ गए, ये क्ष से बनने वाले वर्ण हैं। तो अगला वर्ण है हमारा क्या है, त्र। तो त्र में भी कौन कौन से हैं, क्ष के बाद क्या आता है, त्र। तो त्र में क्या है, 3 वर्ण मिले हुए, कौन सा, त हलंत, र हलंत और अ, तीनों मिलकर के क्या बनते हैं, त्र। समझ गए, त्र से जैसे त्रस्तः, त्रिकोणः, त्रयोदशी, त्राता आदयः, मतलब इत्यादि। ठीक है, आगे देखेंगे ज्ञ। ये ज्ञ पढ़ते हैं ना आप, इसको कहीं बार इसको ज्ञ भी पढ़ा जाता है। उच्चारण भेद से इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से पढ़ा जाता है। तो ये ज्ञ है, इसमें 3 वर्ण मिले हुए हैं, कौन कौन से हैं, ज हलंत, य हलंत और अ। ठीक है, ज हलंत, य हलंत और अ, तीनों मिलकर क्या बनता है, ज्ञ। तो इसको कहीं पर ज्ञ भी कहा जाता है, ठीक है ना, लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा, शुद्ध ज्ञ। ठीक है, जैसे ज्ञानम, ठीक है ना, बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं, ज्ञानम, ठीक है ना, ज्ञानम, ज्ञातः, ज्ञानी, आज्ञा, विज्ञानम, आदयः, आदयः था इत्यादि। ठीक है, ये इससे बनने वाले शब्द हैं। अब आपने एक श्रीमती, श्रीमान, श्री सुना होगा ना, तो इसमें जो आगे ये श्र लगता है, ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इसमें कौन कौन से अक्षर मिले, कौन कौन से व्यंजन मिले हुए हैं, श शलगम वाला, उसके साथ र हलंत, श, और उसके साथ अ। समझ गए, तीनों मिलकर क्या बन जाता है, श्र। ठीक है ना, जैसे श्रमः, श्रवणः, श्रमिकः, श्रद्धा आदयः अर्थात इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, दिय। अगला वर्ण क्या है, दिय। तो दिय आपने देखा है ना, विद्यालय जब हम लिखते हैं तो बीच में लिखते हैं ना दिय। तो दिय में कौन कौन से अक्षर मिले होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, द हलंत, उसके साथ य और अ। ये तीनों मिलकर के क्या बनते हैं, दिय। ये तीनों मिलकर के क्या बनते हैं, दिय। इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, दिय। समझ गए, तो इससे बनने वाले कुछ वर्ण देखिए दिए हुए हैं, अद्य, आद्यः, उद्यमः, विद्यालयः, आदयः अर्थात इत्यादि। ये इससे बनने वाले वर्ण हैं। समझ गए, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है स्र। जैसा कि ध्वनि से ही पता लग रहा है, स्र। सबसे पहले स की आवाज आ रही है तो स हलंत, उसके बाद र की आवाज आ रही है तो र हलंत, और उसके बाद अ। तीनों मिलकर क्या बन जाता है, स्र। ठीक है ना, जैसे इससे बनने वाले अक्षर कौन कौन से हैं, सहस्रः, अजस्रः, स्रोतः, आदयः अर्थात इत्यादि। अगला वर्ण है स्त्र। ठीक है ना, स्त्र। तो स्त्र जैसे ही हम इसका उच्चारण करेंगे वैसे ही हम इन वर्णों को लिख पाएंगे। तो इसलिए हमको सबसे पहले अपना उच्चारण शुद्ध करना पड़ेगा। तो क्या है, स्त्र। सबसे पहले स की ध्वनि आ रही है तो क्या हो जाएगा, स हलंत। तो त्र को हमने पीछे जो है आपको बताया ही है, क्या हो जाएगा, त हलंत, र हलंत और अ मिलकर के क्या बन जाएगा, स्त्र। ठीक है ना, तो इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, शस्त्रः, शास्त्रम, आदयः इत्यादि, अर्थात कुछ भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं, एवं एव। एवं एव कहता है कि इसी प्रकार से। हमने कई सारे वर्ण देखे हैं, ठीक है ना, ध, म, प्र, ब्र, ण, हन, ह्म, ह्य, ह्र, ह्ल, ह्व। ध्यान रखना है हमने, ये जो सारे के सारे वर्ण हैं, इन सभी वर्णों का क्या होगा, जैसे जैसे हम इनका उच्चारण करेंगे वैसे ही हम इनको लिख पाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके उच्चारण का प्रयास करना है। ठीक है, सबसे पहला वर्ण क्या है, ग। क्या है, ग। क्या है सबसे पहला वर्ण, ग। सबसे पहले क्या आएगा, ग। पढ़ा है ना, क ख ग घ ङ का जो अंतिम वर्ण है, ग हलंत, उसके बाद उसके नीचे दिख रहा है ना ग लगा हुआ है, फिर ग हलंत और उसके बाद अ। ध्यान रखेंगे जितने भी वर्ण नीचे दिए होते हैं वे बाद में आते हैं। ठीक है, ध्यान रहे जब भी आपको किसी वर्ण का वर्ण विच्छेद करने के लिए दिया जाए तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो संयुक्त वर्ण होते हैं, इनमें जो नीचे का अक्षर लगा होता है वह बाद में होता है। ठीक है, ङ। ठीक है ना, ऐसे ही प्र में क्या है, र नीचे लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प हलंत, र हलंत, उसके बाद अ। ठीक है ना, ध। ठीक है ना, द पूरा है, द ऊपर है तो द हलंत, उसके बाद ध हलंत और उसके बाद अ। म, ये जो नीचे दिख रहा है ना, पहले द बना हुआ है, उसकी फिर नीचे क्या बना हुआ है, म।
तो हमने इसी प्रकार से इनको बोलना है और इसी प्रकार से इनका वर्ण विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा, द हलंत म और अ। तो इसी प्रकार से नीचे अन्य भी जो वर्ण है वह दिए हुए हैं, इनका आप करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे अपने इस पाठ के अभ्यास को। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि कोई भी आपको शंका है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।